हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक मैकेनिक्स की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स आईआईटी जैम में, जेस्ट में, टीआईएफआर में, बीएचयू, सीयू सेट, डीयू, इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। तो मैकेनिक्स को लेके आप अब चिंता मत कीजिए, ठीक है? बिल्कुल जो क्वालिटी कंटेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग कोचिंग में जाके जो पढ़ते हैं, सेम कंटेंट, उससे भी बेहतरीन कंटेंट, ठीक है, जिसमें आपको ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मिलेंगे और ट्रिक्स मिलेगी, सारे के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस जैम जेस्ट टीएफआर में आए हुए हैं, सारा कुछ हम लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जो कोचिंग नहीं कर पाते या जिनके पास टाइम नहीं है या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो उनके लिए स्पेशली है। मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करूँगा। तो ये मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये सिलेबस है। जितने भी टॉपिक्स आप इसमें देख रहे हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, सारे हम कवर अप करेंगे। चाहे वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉपिक हो, कॉरियोलिस फोर्स का हो, सेंट्रल फोर्स हो, कैप्लर्स लॉ हो, ग्रेविटेशन लॉ, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का टॉपिक हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक हो, एंगुलर मोमेंटम हो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स हो, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स है, लास्ट में देखिए बर्नौलीज थ्योरम, जितने भी टॉपिक्स है ऑल हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे विद ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, टोटल हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एंड तक जाएंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स से जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको दिखाया है, सारे के सारे हम लोग लेक्चर्स वाइज मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिक्स का। तो चलिए मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल नया है, पता नहीं है मैकेनिक्स होती क्या है, तो सबसे पहले ये होती क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। ओके, अब देखिए मैकेनिक्स भी जो है ना, मतलब इसकी भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो तीन पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक और एक होता है डायनामिक। व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक्स मतलब ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो कि रेस्ट पर है, मतलब कि जो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज स्टैटिक्स। सो नेक्स्ट इज काइनेमेटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग काइनेमेटिक को स्टडी करेंगे। द लास्ट वन इज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब अगर मोशन हो रहा है, कार मूव कर रही है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे मतलब कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से कार मूव कर रही है। तो मीन्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि अगर कार मोशन कर रही है तो किस कारणवश वो मोशन कर रही है, मीन्स कॉजेज या फिर फैक्टर्स, किस फैक्टर्स पर जो है मोशन डिपेंड करता है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज डायनामिक्स। ओके, सो ये तो हो गया मैकेनिक्स का ओवरव्यू। अच्छा, कुछ कुछ टर्म्स ऐसी आती है, जैसे हम उन टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कि एक आता है टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये हमें पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ, जैसे चैप्टर के बीच बीच में हम लोग ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास एक पोजीशन टाइम का ग्राफ है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरीके से अपनी ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसकी मैंने ऐसे कुछ ग्राफ ऐसे प्लॉट कर दिया टाइम और डिस्टेंस की विद रिस्पेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया होगा, तो मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसने कितना टाइम और कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस मतलब
30 सेकेंड, एंड वाई एक्सिस मतलब एक्स मीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बनाया है, ये कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट हमें एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम बता रहा है इस पॉइंट पर। दैट मीन्स अगर हमें पोजीशन और टाइम मिल जाए तो हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी मिल जाती है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया तो फोर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक फंडामेंटल चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसी कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हमें लोकेशन बताता है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ एक्चुअली में, ओके। और ये ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है, तो उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट है। अब मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट करा था, इसको भी हम लोग उसका रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में ना मैकेनिक्स भी जो है ना, मतलब कई तरीके से पढ़ी जाती है। मैकेनिक्स एक्चुअली में जैसे हम देखें तो एक होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एक होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, और एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और एक मैकेनिक्स और होती है, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, जो हम लोग किसी दूसरी सीरीज में हम लोग कवर अप करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। बेसिकली जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें क्या बताती है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है और वो एक्सेलरेशन, किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स तो हम यहाँ से उसका फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करो तो मास और वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम, और डी बाई डी टी का डी बाई डी टी, और वी की जगह हम पुट करें डी एक्स अपॉन में डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास, हमारे पास अगर उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाए, उसका टाइम आ जाए, तो उसको मास से इनटू करके उसकी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि कितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जिससे वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हम जब डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का जब टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, उसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो मैं यहाँ पे यही आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग डिस्प्लेसमेंट या टाइम फाइंड कर ले, या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन फाइंड कर ले, तो उससे हम लोग फोर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। यहाँ से मतलब हम सब कुछ, सारे दरवाजे हमारे पास खुल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सो व्हाट अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्चुअली ना, मतलब देखिए, अब ये फोर्स जो है ये वेक्टर, एक एक वेक्टर है ये, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है एक। तो मतलब जैसे कि अगर हम बात करें कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम फोर्स ना लेके एनर्जी ले लेते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी हमारे पास कई तरीके से हो सकती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे लैग्रांजियन, और एक होता है हैमिल्टोनियन, ओके। तो नाम से डरने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज लैग्रांजियन, लैग्रांजियन एल इज इक्वल टू टी माइनस वी होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू लैग्रांजियन। ये सब एनर्जी की टर्म्स है। हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू टी प्लस वी, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन बेसिकली हम लोग डील करते हैं। अब डाउट आएगा कि भाई हम लोग, मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स अगर हमारे पास है, इतना इतना बेसिक फंडामेंटल हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अगर देखें भाई कि हमारे पास टाइम डेरिवेटिव मिले कुछ हमें पोजीशन का, तो हम लोग वहाँ से इजीली फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग, एक्चुअली में ना ये इजी करने के लिए पढ़ते हैं। देखिए हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर फील्ड होती है ना। अब एक ये एक वेक्टर है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। और वेक्टर को अगर हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मान लीजिए हमारे पास कुछ बॉल्स वगैरह, हमने उसको एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है, तो हम इसलिए हम न्यूटन मैकेनिक्स लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं रैंडम डायरेक्शन में फेंकता हूँ किसी नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या होगा, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अब जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हमें रिजोल्व करके पर्टिकुलर एक्सिस में लाना पड़ेगा।
तो वैसे बोलते हैं ना, जैसे एंगल लिया है यहाँ से थीटा, तो बोलते थे मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन है ये एफ, तो एफ कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, है ना, इसके लिए अलग होगा। मतलब वहाँ पे हमें बहुत सारे, मतलब हमें जो है काफ़ी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसको मतलब हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, या फिर जब हम लोग लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन लगाते हैं, दोनों के दोनों कैसे फील्ड, दोनों के दोनों मतलब कैसी फिजिकल क्वांटिटीज है, दोनों की दोनों स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी इज द स्केलर। ओके, अब स्केलर में तो हम जानते हैं भाई कोई हम लोग डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं होता है, तो हम इजीली इसको हम ऐड अप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हमें ईजी पड़ जाता है, ठीक है। और क्वांटम मैकेनिक्स तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं हल्का सा एक सेकंड का ओवरव्यू दूँ, तो यहाँ पे हम लोग बहुत क्वांटम चीज़ों को हम लोग डील करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, ठीक है, क्योंकि और उनकी मतलब सीधी सी बात है कि इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रिलेटिविस्टिक, जब हम लोग रिलेटिविस्टिक स्पीड्स की बात कर लेते हैं ना, मतलब कि जैसी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट की स्पीड के आसपास मूव करते हैं, तो मतलब उनका मास भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब मास बढ़ जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, काफ़ी कुछ है, टाइम डायलेट वगैरह करता है, तो उसको भी हम लोग एक नेक्स्ट सीरीज में कवर अप करेंगे। तो बेसिकली हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स और जो भी इस पर टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको अब हम आगे। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसमें अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब कि अगर हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन काइनेमेटिक इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, a इज एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस कवर्ड, t इज द टाइम पीरियड। ओके, सो अगर हमारे पास मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, मतलब वो किसी भी कोई भी एक्सेलरेशन जो है वो ना तो टाइम का डेरिवेटिव है ना तो मतलब एक्सेलरेशन में कोई टाइम आ रहा है, ना ही एक्सेलरेशन मान लीजिए कोई पोजीशन आ रही है या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, ना ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कोई वेलोसिटी आ रहा है, तो मतलब ना तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है, ना अगर कोई एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है, ना ही कोई एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। अब फंक्शन का मतलब जैसे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2t स्क्वायर माइनस टी, आपने देखा होगा ऐसी इक्वेशन देती है, तो मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये एक्सेलरेशन क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे कि a इज इक्वल टू मान लीजिए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया होता है तो हम ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना दिया हो, ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ओके, अगर हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना दिया हो तब हम क्या यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना देने का मतलब कि वही एक्सेलरेशन जो है वो किसी टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, या एक्सेलरेशन जो है किसी पोजीशन का फंक्शन भी हो सकता है, या एक्सेलरेशन मान लीजिए किसी स्पीड या वेलोसिटी का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तब हम ये क्या यूज़ कर सकते हैं, तब हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में हम a इज इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करने हैं, यानी कहीं भी यूज़ कर दो कोई भी फॉर्मूला, नहीं जब कांस्टेंट दे रखा है एक्सेलरेशन तो हम ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया हुआ तो a इज इक्वल डी वी अपॉन डी टी यूज़ कर सकते हैं, वो देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं a इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, और एक और होता है a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन हम लोग जो है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और एक केस और ले सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे किसी कर्व लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब कि कर्व लाइन का मतलब हो गया कि कोई जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल है ऐसे करके, है ना, अगर इस पॉइंट पे मैं अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड करूँ तो ये होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब इसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मतलब ऐसे टॉपिक्स में भी हम जो है ना मतलब ये वाले तीन इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखाई दे,
या फिर ऐसे कर्व लाइन में मूव करता हुआ दिखाई दे, जहाँ पे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिले। अब देखिए जहाँ पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे आपको रेडियल एक्सेलरेशन भी देखने को मिलेगा। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे कि कर्व लाइन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, तो मतलब एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर और एक होता है जो सेंटर की तरफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग जो है ना ये तीन इक्वेशन जो है कई बार यूज़ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल moving along a circle of radius 1 meter with speed v is equal to क्या ले 2t ले लेते, ठीक है। सो आफ्टर what time the radial and tangential acceleration become equal। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है, स्पीड है 2t, एंड आफ्टर व्हाट टाइम। अब देखिए वेलोसिटी किसका है, मतलब टाइम का फंक्शन है, ठीक है, मतलब वेरिएबल है हमारे पास, है ना वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कि किस टाइम पर जो रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाएंगे। अब रेडियल एक्सेलरेशन मतलब हमें एक सिचुएशन दे रखी है कि जब हमें रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो, इक्वल दे रखे हो, तब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब जब हमें रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है v² r। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, ठीक है, लिख दिया इसको हमने। आर तो बना, आर से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी दे रखा है 2t पुट करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, इज इक्वल डी वी। वेलोसिटी दे रखा है 2t, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 4t² इज इक्वल टू 2, 2 ज़ा 4, t² इज इक्वल टू 1/2, तो t इज इक्वल टू 1/√2 सेकेंड। तो दिस इज द टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो इसी से रिलेटेड हम जो है ना और भी कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी में बात कर लेते हैं। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, आफ्टर व्हाट टाइम द नेट acceleration will make 60 degree with radial acceleration। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इसी क्वेश्चन में कि किस टाइम पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा, मतलब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा रेडियल एक्सेलरेशन के साथ। तो ये फिगर हमारे पास देखिए, अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये हो गया हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, है ना। और मैंने बताया कि इस पॉइंट पे हमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है जो कि रोटेट कराने में हेल्प करता है, कितना होगा वो ए टी, ठीक है, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, सर्कल पे टेंजेंट है ना ये। अब इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन देखिए यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, इस सेंटर से ऐसे इस तरीके से। अब बोलेंगे ये कैसे आया, देखिए ये ना एक्चुअली में इसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी समझ सकते हैं कि तीनों के तीनों वेक्टर कैसे है, एक ही डायरेक्शन में है, जिसमें एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, और ये बीच में क्या है, ये है इसका रिजल्टेंट, मतलब नेट एक्सेलरेशन ए नेट। और कह रहा है कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। सो अगर हम इसको रिजोल्व करें तो ए रेडियल को अगर हम देखें तो ए रेडियल की वैल्यू कितनी आएगी, ए को 60 डिग्री, मतलब नेट एक्सेलरेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से रिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ए टेंजेंशियल कितना आएगा, वही अगर ये ए को 60 डिग्री आया तो वो कितना आएगा, ए साइन 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ए आर अपॉन में 80 इज इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, कोस 60 अपॉन साइन 60, कोस 60 अपॉन साइन मतलब कोट 60 आ जाएगा ना। और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मतलब 1/√3 आएगा ना, इज इक्वल। और ए आर की वैल्यू कितनी है, ए आर होता है v² बाई आर,
वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई, और ए टी कितना होता है, ए टी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब डी वी अपॉन डी टी। तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था ना वी स्क्वायर बाई आर को, तो आर तो 1 है, रेडियस 1 है, वी कितना होगा, वेलोसिटी दे रखी है हमें 2t, तो 2t का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय, और डी बाई डी टी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी के लिए 2t दे रखी है हमें, इज इक्वल टू 1/√3। तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4t स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/√3। सो 2 2 ज़ा 4, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2√3, और टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड आएगा टी इज इक्वल टू 1/2√3 की पावर 1/2 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड where the net acceleration make angle 60 degree with the radial acceleration। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा करते हैं ना, इससे हम लोग इसी क्वेश्चन से ना एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन what will be radial acceleration of particle after completion of first rotation। देखिए वेलोसिटी की वैल्यू में वही 2t दे रखी है यहाँ पर, और ठीक है, और रेडियस 1 मीटर दे रखा है हमें। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान लीजिए वही है ना सर्कुलर पाथ हमारे पास, रेडियस इसका 1 मीटर है, कोई पार्टिकल यहाँ से चलने के बाद पूरा घूमता है और घूम के वापस वहीं आ जाता है, तो घूमने के बाद वो उसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, हमें रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं ए आर रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, अभी पहले हमने सोल्व किया था ना, ए कोस थीटा, है ना, इससे हम सोल्व कर सकते हैं क्या इसको, लेकिन एंगल तो दिया नहीं है ना यहाँ पे, हम ये यूज़ ही नहीं कर सकते, सॉरी। तो कोई बात नहीं, एक्स ए आर तो हमारे पास होता है ना माइनस वी स्क्वायर बाई आर, है ना, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो इनवर्ट, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, मतलब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो सेंटर की तरफ इनवर्ट लगता है हमेशा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे शो हो रहा है। सो वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी 2t, तो 2t का होल स्क्वायर मतलब ए आर आ गया हमारे पास 4t स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं आया ना, मतलब हमें टाइम पीरियड चाहिए, तभी तो ए आर निकाल पाएंगे ना हम लोग। सो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए देखते हैं हमें गिवन के दे रखे हैं, और कुछ दे रखे हैं हमें, हाँ देखिए वेलोसिटी दे रखी है ना हमें 2t। अच्छा वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी टी को वहाँ भेज देते